अच्छा रिकॉर्डिंग করে নিচ্ছি দেখো। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस, अगर गुड्स फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, अगर डिलीवरी हो रहा है गुड्स का मतलब रिमूव नहीं हो रहा है, जस्ट दुकान से दे रहे हो गुड्स, तो उस केस में भी बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सर्विस के केस में बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस देने से पहले या फिर उसके बाद, लेकिन इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 30 डेज के अंदर। आफ्टर कर रहे हो मतलब सर्विस देने के बाद इनवॉइस इशू कर रहे हो, लेकिन विद इन 30 डेज ही इशू करना पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग कंपनी के केस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के केस में ये लिमिट 30 डेज की जगह 45 डेज है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ये बोला जा रहा है कि जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मिलेगा, जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भेजा जाएगा या फिर जब पेमेंट मिलेगा उस डेट पर या फिर उससे पहले। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब कितना कितना गुड्स कब कब तुमने भेजे हैं, मतलब सेंड किए हैं, उसका डिटेल। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब पूरा साल में तुम ही सप्लाई करोगे उस पर्सन को। यू विल सप्लाई फॉर द होल ईयर to a particular person. This is called continuous supply of goods. Continuous supply of service के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा टेनेबल है, कॉन्ट्रैक्ट से पता चल रहा है कि कब पेमेंट का डेट मेंशन है, पेमेंट का डेट कब है, कॉन्ट्रैक्ट से पता चल रहा है, तो उस केस में उस डेट से पहले या फिर उस डेट पर। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पता नहीं चल रहा है कब पेमेंट करना है, तो उस केस में रेसिपेंट जब पेमेंट करते हैं या फिर सप्लायर को जब पैसा मिलता है उस डेट पर या फिर उससे पहले। जब पेमेंट किसी इवेंट से लिंक है, मतलब ये इवेंट पूरा हो जाता है या फिर सर्विस पूरा प्रोवाइड हो जाता है उसके बाद ही पेमेंट मिलेगा, उस केस में जब इवेंट कंप्लीट हो जाता है या फिर उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब पूरा साल में तुम ही सप्लाई करोगे सर्विस। यू विल प्रोवाइड सर्विस फॉर द एंटायर ईयर। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच शुड बी मिनिमम ऑफ 3 months। মিনিমাম তোমার 3 মাসের কন্ট্রাক্ট থাকতেই হবে, তাহলেই তাকে কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই অফ সার্ভিস বলবে, কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই অফ গুডস বলবে। In order to be continuous supply of goods or in order to be continuous supply of service, there should be minimum contract of 3 months. चलो उसके बाद आ जाओ इवेंट कंप्लीशन मीन्स सपोज तुम बोलेছো कि আমার এই বাড়ির ডেকোরেশন কমপ্লিট হলে, you are saying that if you complete the decoration of this entire house, after that you will pay to the person. In that case, event is the completion of decoration. सपोज डेकोरेट करते तुम्हार 3 मास लागलो कि 6 मास लागलो, तो कब इशू करबे? बिफोर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो ये था टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए एज पर जीएसटी लॉ। उसके बाद है कुछ ये भी टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस से जुड़ा हुआ है।
इसमें बोला जा रहा है कि अगर तुम सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर देते हो, सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर देते हो, तो उस केस में कब इनवॉइस इशू किया जाएगा? उस केस में जिस डेट पर जिस डेट पर तुमने सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिए, उस डेट पर तुम्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन तुमने सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिए। सीजेस मतलब सीज कर देना, सीज मतलब रोक देना। तुमने सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिए किसी इवेंट कंप्लीट होने से पहले ही, तो उस केस में बोला जा रहा है कि इनवॉइस कब इशू करोगे? तुमने जितना सर्विस प्रोवाइड किए उसके लिए तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो जब तुमने वो सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिए उस डेट पर या फिर उससे पहले। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। সেল অফ গুডস দিয়ে দিয়েছিলাম, দেখো ওরা কি দিয়ে গেছে, দিয়ে যায়নি, ওখানেই থাকবে, আমার এখানে তো নেই, দিয়ে দিলাম, কেউ নিয়ে গিয়েছে এখান থেকে তোমার। আচ্ছা, সাপ্লাই in issuance of invoice in case of goods sent on sale or return basis। sale or return basis मतलब goods sent on sale or return basis। what is the meaning of this? What is the meaning of this? Sale of goods on sale or return basis। sale or return, sale of goods, goods sent on sale or return इसका मतलब क्या है? सपोज इधर एक पर्सन है चिंटू, मिंटू, चिंटू बोल रहा है कि तुम ये 5 लाख का सामान रखो। किसको बोल रहा है? मिंटू को। चिंटू मिंटू को बोल रहा है कि तुम ये 5 लाख का सामान रखो, अगर सेल होता है तो मुझे पैसा दे देना, अगर नहीं होता है तो मुझे रिटर्न दे देना। सेल होता है तो मुझे पैसा दे देना, रिटर्न अगर सेल नहीं होता है तो गुड्स रिटर्न दे देना। यही है सेल, सॉरी, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये जो 5 लाख का सामान भेजा गया है यही है सेल, गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो इस केस में कब इनवॉइस इशू किया जाएगा? कब चिंटू इनवॉइस इशू करेगा? किसको? मिंटू को। यही है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर सप्लाई हो जाता है, अगर सेल हो जाता है, तो उस केस में तो जब सप्लाई हो गया है उससे पहले या फिर उस डेट पर इनवॉइस इशू कर दो। किसको? मिंटू को। मिंटू तो आगे सेल कर दिया ना किसी कस्टमर को, तो चिंटू को बोला जा रहा है कि तुम जिस डेट पर सेल हुआ है उस डेट पर या फिर उससे पहले इनवॉइस इशू कर दो। अगर सेल नहीं होता है, सामान पड़ा हुआ है, तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अगर वो टाइम जो जितना टाइम पड़ा हुआ है वो 6 मंथ्स से ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में चिंटू को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है तो उस डेट पर, कंप्लीट जिस डेट पर हो रहा है, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो अगर चिंटू कंप्लीट, आई एम करेक्ट,
अगर मिंटू विद इन 6 मंथ्स बेच देते हैं तो जिस डेट पर बेचा है उस डेट पर या फिर उससे पहले चिंटू को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा मिंटू को। अंडरस्टूड? अगर मिंटू ने विद इन 6 मंथ्स गुड्स नहीं बेच पाया तो उस केस में चिंटू को ये बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है? जीएसटी डिपार्टमेंट, कि अभी तक वो गुड्स पड़ा हुआ है तो 6 मंथ्स एक्सपायर हो गया है तो इनवॉइस इशू कर दो। मान लिया जाएगा कि ये सेल हो गया है। किसके बिहाफ पर? चिंटू के बिहाफ पर, क्योंकि 6 मंथ्स ओवर हो गया है, अभी तक उसके पास सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि रिटर्न कर देना चाहिए। तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया है फिर भी गुड्स सेल नहीं हो रहा है या फिर गुड्स रिटर्न नहीं आ रहा है तो मान लिया जाएगा कि सेल हो गया है और इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कौन से डेट पर? जिस डेट पर 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है। अंडरस्टूड? তাহলে ইনভয়েস ইস্যু করার দরকার নেই, রিটার্ন তো করে দিয়েছে। সেল, ইট উইল নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ সেল। पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, एक टैक्स इनवॉइस में क्या क्या डिटेल देना चाहिए यही बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में, इस पेज में। तो एक इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस में नेम एड्रेस देना पड़ेगा, जीएसटीएन देना पड़ेगा। अच्छा कि नहीं दिखाते चाहे मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे इनवॉइस। ये देखो, अच्छा इसमें क्या क्या लिखा है वो दिखाना चाहूंगा मैं। क्या लिखा है? नेम एड्रेस जीएसटीएन ऑफ सप्लायर। तो इस केस में कौन नेम, नेम किधर है? नेम डीएनएस ओवरसीज, डीएनएस ओवरसीज सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर। एड्रेस, एड्रेस दिया हुआ है, ये है एड्रेस मुंबई, ठीक है। नेम एड्रेस, जीएसटीएन, जीएसटीएन किधर है? जीएसटीएन ऊपर है, नेम एड्रेस जीएसटीएन। अच्छा उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर, 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के लिए, इनवॉइस नंबर के लिए 16 कैरेक्टर में हाइफन आ सकता है, डैश आ सकता है, स्लेस आ सकता है। 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनवॉइस नंबर किधर है? ये है इनवॉइस नंबर। क्या ये 16 कैरेक्टर से ज़्यादा है? नहीं है ना, विद इन 16 कैरेक्टर है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, कब इशू किया गया है वो भी देखना पड़ेगा। इस डेट पर इशू किया गया है। अच्छा उसके बाद रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड, अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है
तो उस केस में नेम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, GSTN देना पड़ेगा। क्या एम आई रजिस्टर्ड? नो। तो GSTN नहीं चाहिए, लेकिन नेम तो देना पड़ेगा, एड्रेस तो देना पड़ेगा। नेम एड्रेस है मेरे। अच्छा, उसके बाद रेसिपेंट अगर अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो GSTN नंबर देना पड़ेगा। अगर अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में नेम एंड एड्रेस देने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, और एड्रेस ऑफ डिलीवरी देना पड़ेगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो नेम एड्रेस GSTN। अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जो रेसिपेंट है, जो रिसीव कर रहा है कुछ, रजिस्टर्ड नहीं है, तो सिर्फ नेम एड्रेस, GSTN नहीं। ठीक है, सिर्फ नेम एड्रेस, और डिलीवरी का एड्रेस भी देना पड़ेगा। सपोज तुम्हारा एक एड्रेस है, तुम डिलीवरी दूसरे लोकेशन में लेना चाह रहे हो, तो वो है एड्रेस ऑफ डिलीवरी। वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 50,000 से कम है, तो उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है, जो खरीद रहा है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे इनवॉइस में, जो इनवॉइस इशू किया जा रहा है, उस इनवॉइस में मेरा नाम लिखा जाए। तो रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है उसका नाम एड्रेस लिखना। अगर जो वैल्यू सप्लाई किया जा रहा है वो 50,000 से कम है, तो उस केस में इनवॉइस में नेम एंड एड्रेस मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन जो वो तो सिस्टम जनरेटेड होता है, ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, मतलब दिखाते हैं। लेकिन अगर मैनुअली किसी को तुम बिल इशू कर रहे हो दुकान में, तो उस केस में अगर टैक्सेबल वैल्यू, जो गुड्स पर्सन खरीद रहा है, वो गुड्स अगर 50,000 से कम है, तो नेम एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिख सकते हो। हाँ, तो उसके बाद HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। तो इन आवर गिवन केस HSN कोड है क्या? देखो तो किधर है? HSN कोड है ना? कौन से प्रोडक्ट का? XP पेन स्टार। हाँ, ওটাই XP पेन स्टार। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन है ना? किधर डिस्क्रिप्शन है? यही यही है डिस्क्रिप्शन। ये जो पूरा लिखा है प्रोडक्ट का नाम, यही है डिस्क्रिप्शन। HSN नंबर इधर है। और क्वांटिटी देना पड़ेगा। क्वांटिटी है ना? टैक्स से टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। टोटल वैल्यू है ना? टोटल वैल्यू किधर है? टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू किधर है? टोटल प्राइस बोल के, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू दिखाना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू बोलो, कौन सा टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे? कौन सा टैक्सेबल वैल्यू है? कौन सा टैक्सेबल वैल्यू? जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है वही है टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स CGST SGST तो मेंशन करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज है यहाँ पे? कितना परसेंटेज है? 18 मेंशन किया हुआ है, 18। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ सर्विस। टैक्स कितना है? अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अमाउंट कितना है, IGST कितना है? 1640, अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना पड़ेगा along with स्टेट।
in case of supply intercourse in the course of interstate trade commerce. इंटरस्टेट सप्लाई के केस में, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो पर्सन सेल कर रहा है उसका स्टेट क्या है? महाराष्ट्र, मुंबई, मेरा वेस्ट बंगाल, तो इंटरस्टेट है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मेंशन हुआ है, क्या हुआ है? बिलिंग एड्रेस, আমি যদি ডেলিভারি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে দিতাম তাহলে শিপিং অ্যাড্রেস আলাদা দেখাতো, ঠিক আছে? বিলিং অ্যাড্রেস তুমি যেটা রেজিস্টার করা রয়েছে অলরেডি সেটা, আর ডেলিভারি অ্যাড্রেস ইজ দ্য শিপিং অ্যাড্রেস। কোথাও অন্য জায়গায় তুমি ডেলিভারি নিতে পারো। तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी पर सेम इज द डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई से अगर डिलीवरी डिफरेंट है, जहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है उस प्लेस से जहाँ पे डिलीवरी किया जा रहा है दोनों प्लेस अलग अलग है। अच्छा, ये इस पॉइंट को अभी छोड़ के रखो, क्योंकि इस पॉइंट को समझने के लिए तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई समझना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई और एक चैप्टर में है, वहाँ समझेंगे, ठीक है? अगर गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे किया जा रहा है, मतलब जो पर्सन खरीद रहा है उसे ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट, सेलर विल नॉट कलेक्ट। इन दैट केस मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो टैक्स हुआ है ये टैक्स कौन पे करेगा, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे किया जाएगा तो वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? এটা এখন বুঝতে পারবে না। তো ফর দিস পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্টুড চ্যাপ্টার রিভার্স চার্জ মেকানিজম, ঠিক আছে? सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर है ना, तो इतना कुछ मेंशन करना पड़ेगा ऑन जीएसटी इनवॉइस व्हिच इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। अच्छा, एरपरे से जाओ HSN कोड। हर प्रोडक्ट के लिए एक कोड है, आइडेंटिटी डिसाइड करने के लिए एक कोड है which is called HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर ये जो कोड है ये डेवलप किया गया रहा है किसके द्वारा? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अच्छा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, किसने डेवलप किया है, और ये जो नीचे रूल लिखा है ये रूल याद रखना होगा। अगर तुम्हारा टर्नओवर पिछले साल, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो जो डिजिट तुम मेंशन करोगे HSN कोड का, वो HSN कोड देने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या फिर उतना तक ही है, मतलब अप टू 1.5 करोड़ तक ही है, तो HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। HSN कोड का जो डिजिट होता है वो 6 डिजिट, यहाँ पे 6 लिखा है लेकिन एक्चुअली 8 होना चाहिए, 8 डिजिट होता है HSN कोड का। तो अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ तक है पिछले साल का टर्नओवर, इन दैट केस 2 डिजिट मेंशन करना पड़ेगा। 8 डिजिट का है, सिर्फ 2 डिजिट ही मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट से कि लास्ट से? फर्स्ट से कि लास्ट से 2 डिजिट? फर्स्ट से, फर्स्ट 2 डिजिट।
अगर टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में 4 डिजिट मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट से कि लास्ट से? फर्स्ट से। छह डिजिट, 6 ডিজিট তুমি করতে পারো, ম্যান্ডেটরি নয়, 4টা দিলেই হবে। জল বাড়িতে গিয়ে খাবে, এখন এদিকে দেখো খেয়ে আসোনি কেন? ম্যানার অফ ইস্যুইং ইনভয়েস। In case of goods, you have to prepare 3 copies. Original for recipient, duplicate for transporter, triplicate for triplicate, third copy. Triplicate for supplier, that means triplicate is the office copy. Triplicate is the office copy. 3 copies are required for goods. 3 copies of invoice are required for goods. But in case of service, 2 copies are required. Original for recipient, duplicate for supplier, means office copy. Service, in case of service. কি বলছো? যদি ট্রান্সপোর্টারের থ্রু দিয়ে যায়, ডেলিভারি জাস্ট দোকান থেকেই দিচ্ছ, সেখানে 3 কপি দরকার হবে না, 2 কপি হলে হবে। इनवॉइस नंबर जो इशू करोगे वो सीरियली होना चाहिए, वो सीरियल नंबर होना चाहिए। मतलब तुमने एक स्टार्ट किया, 001 स्टार्ट किया, उसके बाद 002 आना चाहिए, उसके बाद 003 आना चाहिए, ऐसे करके इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सीरियली। कब इनवॉइस इशू करने की जरूरत ही नहीं है? You need not issue invoice, in which case if the value of supply is up to 200, if the value of supply is up to 200, in that case invoice issue करने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 तक ही है तो इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। আর 50,000-এর যে কেসটা কিছুক্ষণ আগে পড়েছিল, ওখানে কি লেখা ছিল? ইন কেস দ্য ভ্যালু অফ সাপ্লাই लेस देन 50,000, इन दैट केस नेम एंड एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस इशू करना पड़ेगा लेकिन नेम एंड एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है अगर value of invoice is up to less than 200 করে। তুমি চেয়েছো, তুমি বলেছো আমি টাকা দিয়েছি, আমার বিল চাই, আমাকে অফিসে গিয়ে দেখাতে হবে আমি সেটা খরচা করেছি কি নিজের পকেটে রেখেছি, দেখাতে হবে, তুমি বলতে পারো, দেন দিয়ে দাও, ঝামেলা শেষ। अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में भी इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर रेसिपेंट को इनवॉइस ही नहीं चाहिए, ঠিক আছে, তোমাকে বলেছে কি ইনভয়েস তোমার না, বলে রেখে দিন তো, ইনভয়েস কি হবে? if recipient does not require such invoice, in that case invoice issue करने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड?
अच्छा, उसके बाद इनवॉइस के बाद बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना पड़ता है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ सप्लाई भी एक डॉक्यूमेंट है इनवॉइस की तरह। इनवॉइस की तरह ये भी एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जब टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। इट इज लाइक इनवॉइस, इट इज लाइक इनवॉइस, बट जहां पर टैक्स कैलकुलेट करने की, टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। तो कौन सा केस है जहां पे बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है? जब तुम टैक्स पे कर रहे हो अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम जहाँ पे कस्टमर से या फिर रेसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो उस केस में मतलब तुम टैक्स पे कर रहे हो कौन से स्कीम के अंडर? अंडर हुई स्कीम? कंपोजिशन स्कीम। जब तुम टैक्स पे कर रहे हो, तुमने जो जीएसटी स्कीम ले रखा है वो कंपोजिशन स्कीम है, तो उस केस में तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। उस केस में तुम इशू करोगे बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ इनवॉइस। अगर तुम ऐसे गुड्स सेल कर रहे हो या फिर सप्लाई कर रहे हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो कि एग्जाम्प्टेड है, मतलब जीएसटी नहीं लगता है उसके ऊपर, तो उस केस में भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। तो ऐसे गुड्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो कि एग्जाम्प्टेड है, उस केस में भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। बोलो কি বলছো? ইনভয়েসের জায়গা বিল অফ সাপ্লাই ইস্যু করতে হবে। বিল ইনভয়েস ইস্যু করা হবে না। তুমি যে ডকুমেন্ট ইস্যু করবে ওর হেডিং এ থাকবে বিল অফ সাপ্লাই, হেডিং এ ইনভয়েস লেখা যাবে না। আন্ডারস্টুড? In the right hand side of the screen there is a document called bill of supply. यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, इस डॉक्यूमेंट में देखो कहीं पे टैक्स मेंशन है क्या? यहाँ पे देखो कहीं पे टैक्स मेंशन है क्या? कौन सा गुड्स बेचा गया है? Which goods have been sold? एल्यूमिनियम लैडर्स। इंटरस्टेट सप्लाई है, लेकिन टैक्स लग रहा है क्या? टैक्स लग रहा है क्या? इंट्रास्टेट सप्लाई है, इंट्रास्टेट। टैक्स नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो गुड्स है ये एग्जाम्प्टेड गुड्स है। तो इस केस में जो हेडिंग तुम दोगे वो हेडिंग दोगे बिल ऑफ सप्लाई, नॉट इनवॉइस। इनवॉइस में क्या आता है? टैक्स आता है, जीएसटी आता है। सिंस देयर इज नो जीएसटी, so you should give a heading called bill of supply. नीचे दिखे देखो EH। रिसिप्ट वाउचर क्या है? व्हाट इज रिसिप्ट वाउचर? अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी अगर तुम्हें एडवांस मिलता है, अगर तुम्हें एडवांस मिलता है गुड सप्लाई करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एडवांस मिलता है गुड सप्लाई करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उस केस में गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा एडवांस के ऊपर। भले ही तुमने गुड्स अभी तक सेल नहीं किया, सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन तुमने एडवांस तो लिया ना जरूर।
तो उसके ऊपर तो जीएसटी एडवांस ही देना पड़ेगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोल रहा है कि अगर ये डिसाइड नहीं है, अगर ये डिसाइड नहीं है तुम जो गुड्स सप्लाई करोगे या फिर सर्विस प्रोवाइड करोगे वो कौन सा है, तो उस केस में बोला जा रहा है तुम्हें 18% रेट अप्लाई करना पड़ेगा। तुमने जो एडवांस ले रखा है उसके ऊपर 18% रेट लगा दो, क्योंकि तुमने अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा गुड्स या फिर सर्विस तुम प्रोवाइड करोगे जो एडवांस तुमने ले रखा है। ठीक है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेबल नहीं है, सपोज तुमने कौन से स्टेट पर गुड सप्लाई करोगे या फिर कौन से स्टेट पर तुम सर्विस प्रोवाइड करोगे, वो अभी तक डिटर्मिनेबल नहीं है, डिटरमाइन नहीं हुआ है, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि वो इंटर स्टेट सप्लाई ही है, मतलब आईजीएसटी ही पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो उस केस में तुम एडवांस रिसिप्ट और रिसिप्ट वाउचर किसे इशू करोगे, जिससे तुमने एडवांस ले रखा है पार्टिकल। किरण बोलो, रिसिप्ट वाउचर क्या है? म्यूट कोথায় আছে? म्यूट করা নেই। মিউট করা নেই বললাম। এরপরে দেখো পেমেন্ট ভাউচার। পেমেন্ট ভাউচার, in which situation you will issue payment voucher? Payment voucher, tax is paid under forward charge, tax is paid under reverse charge. फॉरवर्ड चार्ज के केस में, टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेलर, सप्लायर कलेक्ट्स एंड pays to the government. But in case of reverse charge mechanism, buyer या फिर recipient pays to the government. तो इस केस में बोला जा रहा है कि जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपेंट पैसा पे करते हैं, किसको? गवर्नमेंट को नहीं, सप्लायर को पे करते हैं। सप्लायर को जो पैसा पे करते हैं गुड्स के लिए या फिर सर्विस के लिए, तो उसे देना पड़ेगा पेमेंट वाउचर। किसे इशू करना पड़ेगा? जो पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने वाला है, वो जब गुड्स का जो वैल्यू है वो पे करते हैं किसको? सप्लायर को, तब उसे देना पड़ेगा पेमेंट वाउचर कि मैंने तुम्हें पूरा अमाउंट पे कर दिया है, जितना गुड्स का हो रहा था मैं टैक्स का अमाउंट पे करूंगा गवर्नमेंट को। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट नोट, इसके बाद क्रेडिट नोट। अकाउंट्स में कब क्रेडिट नोट इशू किया जाता है? इन अकाउंट्स व्हेन क्रेडिट नोट इज इशूड इन अकाउंट्स। In case of sales return, credit note is issued. Debit note in case of purchase return. डेबिट क्रेडिट नोट किस लिए इशू किया जाता है? सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न के केस में। तो
सेल्स रिटर्न के केस में। तो कौन सा है सेल्स रिटर्न का केस? वो तो एक रीजन है जिसके कारण क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, ठीक है, सेल्स रिटर्न के केस में। अपार्ट फ्रॉम दैट रीजन, वो रीजन छोड़ के देयर आर 4 रीजन्स। কি হলো লাস্টে এসেছো আবার মোবাইল কি মোবাইল ব্যাগে রাখো। उस रीजन छोड़ के, कौन सा रीजन? सेल्स रिटर्न छोड़ के देयर आर 4 रीजन्स फॉर व्हिच यू नीड टू इशू क्रेडिट नोट। कौन सा है? देखो, सप्लायर तो इनवॉइस इशू कर दिया, बाद में पता चला कि जो गुड्स का वैल्यू उसने दिखाया है वो ज्यादा दिखा है, तो घटाना पड़ेगा। तो उस केस में सप्लायर क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। सप्लायर तो इनवॉइस इशू कर दिया, बाद में पता चला कि वो जो रेट चार्ज किए है, जो जीएसटी रेट उसने कंसिडर किया है वो ज्यादा है, जो एक्चुअली होना चाहिए उससे ज्यादा है। सपोज 5% होना चाहिए, वो तो 18% कंसिडर किया है। तो उस केस में भी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। सप्लायर विल इशू टू द बायर। सप्लायर विल इशू टू द बायर। सप्लायर मीन्स सेलर। सप्लायर मीन्स सेलर। In GST, document always flow from supplier to buyer, क्रेडिट नोट हो या फिर डेबिट नोट हो, दोनों ही केस में डॉक्यूमेंट विल बी सेंट बाय सप्लायर। क्रेडिट नोट क्रेडिट कब करना पड़ता है কি বুঝতে পারছো না বলো? টাকাটা তো নিচ্ছে বেশি সাপ্লায়ার ছিল বায়ারের কাছে, তো বায়ার তো ক্রেডিট নোটটা দিবে তখন আমি যেরকম। in case of supply আমরা কি করি? ডেটর অ্যাকাউন্ট ডেটর we do journal entry debtor account debit to sales, debtor account debit to sales। अगर तुमने जो वैल्यू इनवॉइस में डाला है पर प्रोडक्ट के लिए वो ज्यादा है, तो उस केस में तुम्हें तो घटाना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर को रिड्यूस करना पड़ेगा मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। सिमिलर सिचुएशन, अगर तुमने ज्यादा रेट कंसिडर किया है, टैक्स का जो रेट है जीएसटी रेट बिल में कंसिडर किया है, तो जो डेटर्स का वैल्यू दिखेगा वो ज्यादा ही रहेगा, उस केस में भी घटाना पड़ेगा। तो फिर भी क्रेडिट नोट। বুঝতে পারলে? তুমি যদি ডেটর্সকে কোনো কারণে বেশি করে থাকো, ডেবিট করে থাকো, তা কমাতে হবে তো, অলওয়েজ ক্রেডিট নোট। থার্ড কেস ইজ দ্য কোয়ান্টিটি। टैक्स रेट यहाँ पे वैल्यू रेट वैल्यू। तुमने जो इनवॉइस में क्वांटिटी डाला है वो क्वांटिटी ज्यादा है। सपोज तुमने भेजा है गुड्स 100 क्वांटिटी, लेकिन तुमने डाला है इनवॉइस में 110, 10 ज्यादा डाला है, तो उस केस में डेटर्स का जो वैल्यू दिखेगा ज्यादा ही दिखेगा, तो घटाना पड़ेगा। तो उस केस में भी क्रेडिट नोट। रिम्बर्समेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये कौन सा केस है? ये है वो जो रिटर्न, ये है रिटर्न वाला केस। अनसेटिस्फैक्ट्री है मतलब गुड्स रिटर्न किया जाएगा, तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अंडरस्टूड?
अच्छा, उदाहरण था। उसके बाद डेबिट नोट। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है? क्रेडिट नहीं, परचेज के टाइम नहीं। जीएसटी में हमेशा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है किसके बिहाफ पर? सप्लायर के बिहाफ पर। तुम यहाँ पे देखोगे सप्लायर के एंगल से, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर और सेलर। अब उल्टा सिचुएशन सोचो, उल्टा सिचुएशन। वहां पे क्या हो रहा था कि तुमने वैल्यू ज्यादा दिखाया है, यहाँ पे तुमने कम दिखाया है लेकिन ज्यादा होना चाहिए। जो वैल्यू तुमने बिल किया है इनवॉइस में वो कम चार्ज किए है लेकिन एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा? डेबिट नोट। बाय होम? बाय सप्लायर। रेट ले लो। जो रेट तुमने इनवॉइस में डाला है वो रेट कम है, ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में भी डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। ভুল করে হয়েছে, ভুল করে হয়েছে। এরোনাসলি লেখা রয়েছে, এরোনাসলি, এরোনাসলি করেছে, এরোনাসলি। उसके बाद जो क्वांटिटी तुमने डाला है वो कम डाला है लेकिन तुमने ज्यादा सप्लाई की है, ज्यादा सप्लाई की है लेकिन कम डाला है। तो ज्यादा सप्लाई मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डेबिट नोट। ये क्वांटिटी कम दिखाए, ये रेट कम दिखाए, ये वैल्यू कम दिखाए, सब में इंक्रीज करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ डेटर्स को। तो इसीलिए डेबिट वाउचर देना पड़ेगा, डेबिट नोट। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट होता है जनरल प्रोसीजर चैप्टर। जनरल प्रोसीजर चैप्टर। ये बिल के लिए मैंने सेपरेट चैप्टर बना के रखा है। इलेक्ट्रॉनिक बिल ये बिल যখন যাবে তখন শিখবে, ঠিক আছে? আগে থেকে শিখে নিলে ওই ক্লাসে কি আর আসবে না? বলো। ঠিক আছে। क्या हाफ टाइम हो गया है? पानी बोतल ले आए। ठीक है, आ जाओ। जनरल प्रोसीजर चैप्टर खत्म। उसके बाद देखो क्या है। তাহলে তোমরা সবাই ডাইরেক্ট টেক্সট পাস, কেউ ফেল করোনি? কার 50 এসেছে বল? 50 কার এসেছে? 50 কার এসেছে? स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर। कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? स्मॉल ट्रेडर के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो जिनका टर्नओवर कितना तक है? 1.5 करोड़ तक है, ठीक है? उसके लिए पिछले साल में जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है,
उसके लिए ये स्कीम है। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए देखा जाएगा कि रेस्टोरेंट सर्विस जो लोग रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए देखा जाएगा कि उनका टर्नओवर 50 लाख तक है कि नहीं। अगर उससे ज्यादा है तो उसे ये स्कीम अप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो स्कीम नहीं ले सकते। इफ द टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेस इज मोर देन 50 lakh, in that case he or she is not eligible for composition scheme. एलिजिबल नहीं है अगर 50 लाख से ज्यादा है तो। कम हो ले अगर तुमने नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हो, अगर तुम नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हो, नॉन टैक्सेबल गुड्स मतलब पेट्रोल, अल्कोहल नॉन टैक्सेबल है, नॉन जीएसटीबल है। तो अगर तुम ऐसे गुड्स सप्लाई करते हो टैक्सेबल गुड्स के साथ साथ, टैक्सेबल गुड्स के साथ साथ तुम नॉन टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई करते हो, तो उस केस में भी तुम्हारा टर्नओवर वाले ही कितना कम क्यों ना हो, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। यू कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम इफ यू सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स। अगर तुम दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, इफ यू सप्लाई गुड्स टू अनदर स्टेट, इफ यू सप्लाई गुड्स टू अनदर स्टेट मतलब इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, अगर तुम इंटर स्टेट सप्लाई करते हो उस केस में भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर तुम सप्लाई करते हो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉपक्लूज, if you supply from through these electronic e-commerce operator, in that case you cannot take composition scheme. तो अगर नॉन टैक्सेबल गुड सप्लाई करते हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हो उस केस में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो तो उस केस में भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर रेस्टोरेंट बिजनेस में टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में भी नहीं ले सकते फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस। सो दीज आर पार्टीज, दीज आर सिचुएशन इन व्हिच यू कैन नॉट टेक कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीमे কি রাখা আছে, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम? নিতে পারবে না দেখা যাক কি আছে। কত নয়, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर हो उस केस में सिर्फ 1% ही जीएसटी देना पड़ेगा, सिर्फ 1% ही जीएसटी देना पड़ेगा। अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, 1% ही देना पड़ेगा फ्रॉम योर ओन पॉकेट। यू कैन नॉट कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। 1% खुद से देना पड़ेगा फ्रॉम योर ओन पॉकेट, 1% से। लेकिन सपोज कंप्यूटर का जो रेट है जीएसटी रेट वो 18% है। अगर तुमने ये स्कीम ले रखा है तो कितना परसेंटेज, 1% ही देना पड़ेगा। अगर 18% कलेक्ट करना पड़ेगा अगर नॉर्मल है तो। अगर कंपोजिशन स्कीम है तो 1% ही देना पड़ेगा, लेकिन ये जीएसटी तुम कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से, यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। रेस्टोरेंट सर्विस के केस में रेट कितना है, 5%, कस्टमर से नहीं कलेक्ट कर सकते, यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। सर्विस प्रोवाइडर के केस में 6% फ्रॉम योर ओन पॉकेट। suppose you are auditor, you are tax consultant, you are providing service. If you take composition scheme, in that case you have to
pay only 6%. Otherwise 18% GST is applicable. Otherwise, if you do not take composition scheme, তো সেক্ষেত্রে তুমি কাস্টমারের কাছ থেকে কালেক্ট করবে, কিন্তু এখানে that means when you are paying under composition scheme, then you cannot collect. Who are not eligible for composition scheme, ये तो मैंने बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। ये तीनों छोड़ के, ये तीनों तो नहीं ले सकते हैं। इन तीनों को छोड़ के मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको, ये लोग भी नहीं ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। कत नय कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल होने के लिए टर्नओवर कितना तक होना चाहिए? 1.5 करोड़। रेस्टोरेंट के केस में 50 लाख 50 लाख। अगर तुम्हारा 2 बिजनेस है, अगर तुम एक बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो दूसरे के लिए कंपोजिशन ही लेना पड़ेगा। एक के लिए नॉर्मल, एक के लिए कंपोजिशन नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? जीएसटी रेजिस्ट्रेशन नेওয়ারই দরকার নেই, কি এলিজিবল না, ট্যাক্সই লাগে না। तो वही 6% में होगा ना, डायरेक्ट 18%। Under a single PAN, permanent account number, you cannot take composition scheme and normal scheme. You have to take mandatorily single category. নিতে হলে তোমাকে নিতে হবে কম্পোজিশন, না তো নর্মাল। সাপোজ তোমার একটাতে কম্পোজিশন অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে না, অ্যালাউ হচ্ছে না, তাহলে তোমাকে নর্মালি নিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টেক ম্যান্ডেটরিলি বোথ। তুমি ইউ ক্যান টেক সিঙ্গেল রেজিস্ট্রেশন, আলাদাও নিতে পারো। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो मिस्टर पी का बिजनेस ए बिजनेस बी है, 2 बिजनेस है, बिजनेस ए बिजनेस बी। बिजनेस ए का टर्नओवर कितना है? 70। बिजनेस बी का, तो दोनों में मिला के टर्नओवर कितना? तो विद इन लिमिट है, विद इन लिमिट मतलब जो कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए जो लिमिट है। तो मिस्टर पी कैन टेक कंपोजिशन स्कीम। अगर वो टर्नओवर बिजनेस ए का 80 लाख होता है, बी का 75 लाख होता है, क्या वो ले पाएगा? मिस्टर पी ले पाएगा? टोटल टर्नओवर जो निकल के आ रहा है वो एग्रीगेट टर्नओवर हो रहा है 1.55। तो मिस्टर पी कैन नॉट टेक कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, क्या पी बिजनेस ए के लिए कंपोजिशन स्कीम, बिजनेस बी के लिए नॉर्मल स्कीम ले सकता है? कैन नॉट टेक। मिस्टर पी कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम for one business
एंड नॉर्मल स्कीम फॉर बिजनेस बी। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, কম্পোজিশন হলে দুটোই কম্পোজিশনের আন্ডারে, না তো নরমাল। এখানে ইন সাইলেন্ট কেস ইউ হ্যাভ টু অ্যাজিউম দ্যাট দ্য বিজনেস ইজ এলিজিবল বিজনেস। मतलब ये बिजनेस टोबैको का नहीं है, पान मसाला का नहीं है, आइसक्रीम का भी नहीं। अंडरस्टूड। उसके बाद देखो, गुडविल लिमिटेड टर्नओवर कितना है दिल्ली यूनिट से और कानपुर यूनिट से। अच्छा, ये जो टर्नओवर है ये 18% जीएसटी इंक्लूड करके है। तुम जब टर्नओवर देखोगे क्या जीएसटी इंक्लूड करके देखोगे 1.5 करोड़, क्या एक्सक्लूड करके देखोगे? एक्सक्लूड करके देखोगे तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, जीएसटी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा दोनों को मिला के क्या 1.5 एक्सीड कर रहा है कि नहीं। तो एक्सक्लूड करके कितना निकल के आ रहा है, 1.5 करोड़ से कम है। तो कैसे तुम डिटरमाइन करोगे, यहाँ पे 29.5 है, इसे तुम करो कि 100 से मल्टीप्लाई करो, 118 से डिवाइड करो, और यहाँ पे जो 82.6 है इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, 118 से डिवाइड करो, 25 आ रहा है। और ये कितना निकल के आ रहा है, 70। तो टोटल निकल के आ रहा है 95। तो Messrs Goodwill Limited is eligible for composition scheme because the aggregate turnover is below 1.5 crores। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे इसके बाद। लाइन चले